हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था हुर्विट्ज़ थ्योरम। हुर्विट्ज़ थ्योरम को हमने किससे प्रूव किया था? आर्गुमेंट प्रिंसिपल का यूज करके हमने प्रूव किया था। तो हुर्विट्ज़ थ्योरम जो थी वो क्या बोलती है आपको, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है एनालिटिक फंक्शन की जो किसी फंक्शन एफ पे कन्वर्ज करती है नॉर्मली इनसाइड डोमेन डी, तो हमारे पास क्या होता था, अगर जो फंक्शन एफ जेड है उसकी कोई जीरो है, जेड नोट ऑफ ऑर्डर एम नोट ऑर्डर के कोई जीरो है जेड नोट, तो उस जेड नोट की नेबरहुड में क्या मिलेगा, हमें एक सीक्वेंस ऑफ जीरोज मिलेगी कि इसकी एफ के सीक्वेंस जो हमें गिवन थी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे और उनकी सीक्वेंस बनाएंगे। तो जीरोज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फॉर इच एफ के, तो वो किस पे कन्वर्ज करेगी, जेड नोट पे। जो जेड नोट है वो क्या है, जीरो है एफ जेड की। तो ये हमने, और ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी जेड नोट पे नॉर्मली, या फिर हम यह बोले कि जेड नोट के नेबरहुड में। And number of zeros of fk is equal to number of zeros of fz with counting multiplicity after a finite number of step, that is k 4 greater than equal to 1। मीन्स आप कुछ स्टेप्स के बाद ऐसा हो जाएगा कि जो सीक्वेंस थी फंक्शंस की उसकी जीरोज किसके इक्वल हो जाएंगे, एफ जेड के जीरो के इक्वल हो जाएंगे विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। तो जो रोसी हुर्विट्ज़ थ्योरम, अब हम किससे प्रूव करेंगे, रोसी थ्योरम से। रोसी थ्योरम के केस में क्या होगा कि हमारे पास स्टेटमेंट तो वही है, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी नॉर्मली इन डी, और जेड नोट जीरो है किसकी, एफ जेड की। तो हम एक नेबरहुड लेंगे जेड नोट का किसी डोमेन डी में, इस तरह से कोई नेबरहुड लेंगे जेड नोट का। तो अब हमारे पास क्या है कि जो रिजल्ट था हमारे पास, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शंस के सीक्वेंस है, किसी फंक्शन एफ पे नॉर्मली कन्वर्स करिए। तो एफ क्या था हमारा, एफ भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक। अब एफ एनालिटिक है तो मोड एफ भी क्या हो जाएगा, मोड एफ इज एनालिटिक। मोड एफ एनालिटिक है मीन्स कॉन्टिन्यूस है, और ये जो है ये क्या हमारे पास जो नेबरहुड हमने ली है ये कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड डिस्क क्या करेगा, आपका अब मैक्सिमम और मिनिमम को क्या करेगा, अटेन करेगा। तो हम मान लेंगे कि जो मोड एफ है वो अटेन करेगा मैक्सिमम को ऑन द बाउंड्री जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू रो। तो हमने मान लिया कि जो एफ जेड की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो एम है, कि मोड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एम। जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, एम मान ली हमने, क्योंकि जो फंक्शन एफ जेड है एनालिटिक फंक्शन है इस डिस्क के अंदर इस सर्कल पे क्या करेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। तो फिर हम एक कंसिडर करेंगे, कंसिडर एफ की जेड माइनस एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम। अब एम क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और क्यों है एम ग्रेटर देन जीरो, क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमने नेबरहुड ली थी इसमें जेड नोट क्या है, एफ जेड की जीरो है। बट हमने क्या दिखा दिया कि जो मोड एफ है ना वो अपनी वैल्यू इस सर्कल पे अटेंड करेगा, मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू है या तो इक्वल टू जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये क्या होगी, एम होगी। अब एम क्या है, ये लेस देन इक्वल टू मोड एफ जेड से। अब रोसी थ्योरम की कंडीशन होगी हमारे पास कि दो फंक्शन है हमारे पास, एफ के जेड एनालिटिक था माइनस एफ जेड, डिफरेंस ऑफ टू एनालिटिक इज एनालिटिक फंक्शन। तो एफ के माइनस एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू है एफ जेड से। इसका मतलब रोसी थ्योरम क्या बोलते हैं कि इस फंक्शन की जीरोज और इन दोनों के सम की जीरोज मीन्स एफ जेड एंड एफ के जेड माइनस एफ जेड प्लस एफ जेड, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ के जेड। रोसी थ्योरम से क्या हो जाएगा कि एफ जेड और एफ के जेड के पास क्या हो जाएगी, सेम नंबर ऑफ जीरोस इन कंसिडर नेबरहुड जेड माइनस जेड नोट लेस देन इक्वल टू रो। तो ये रोसी थ्योरम से हमने इसका प्रूफ कर लिया। अब है हमारे पास डेफिनेशन आती है यूनिवेलेंट फंक्शन की। यूनिवेलेंट फंक्शन क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन ऑन ए डोमेन हमेशा आपका क्या रहेगा, ओपन प्लस कनेक्टेड सेट। जब भी मैं डोमेन का यूज करूँ तो इसका मतलब क्या है, ओपन प्लस कनेक्टेड सेट। अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड किसी डोमेन डी पे डिफाइन ऑन डी विच इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, then fz is called univalent function if for every pair of z1 and z2
if for z1 and z2 belongs to D, fz if for any pair for any z1 z2 belongs to D, if fz1 is equal to fz2, अगर ये कंडीशन होल्ड कर दिया तो इट इम्प्लाइज z1 इज इक्वल टू z2। अगर ऐसा हमारे पास किसी फंक्शन के लिए किसी डोमेन में डोमेन के हर पॉइंट के लिए अगर होता है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एफ जेड इज यूनिवेलेंट फंक्शन। मीन्स कोई भी दो पेयर अगर हम डोमेन के उठा ले, अगर उस पे फंक्शंस की वैल्यू इक्वल है तो पॉइंट्स इक्वल आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं यूनिवेलेंट फंक्शन। अब एक एप्लीकेशन है हुर्विट्ज थ्योरम की, एप्लीकेशन ऑफ हुर्विट्ज थ्योरम। एप्लीकेशन क्या बोलती है कि लेट एफ की दिस सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन कन्वर्जेस नॉर्मली, नॉर्मल कन्वर्जेंस है इन ए डोमेन डी एंड इफ ईच एफ के, मीन्स जो हमने सीक्वेंस ली थी इस सीक्वेंस का हर मेंबर f1 f2 f3 fk, इफ ईच fk इज यूनिवेलेंट, मीन्स हर fk के लिए इस सीक्वेंस का हर मेंबर हर फंक्शन क्या है, यूनिवेलेंट फंक्शन है। एंड इफ, अगर ये कन्वर्जेंस, अगर ये जो सीक्वेंस है किसी नॉन कांस्टेंट फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी, इफ f इज नॉन कांस्टेंट देन f इज आल्सो यूनिवेलेंट। ये एप्लीकेशन है हुर्विट्ज थ्योरम की। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन जो नॉर्मल कन्वर्ज करेगी किसी फंक्शन f पे और ये फंक्शन नॉन कांस्टेंट होना चाहिए इन ए डोमेन D, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हर इस सीक्वेंस का हर मेंबर अगर यूनिवेलेंट फंक्शन है तो जिस पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है वो भी क्या होगा, यूनिवेलेंट। तो प्रूफ करेंगे हम, लेट z1 कोमा z2 बिलोंग्स टू द डोमेन D। यूनिवेलेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या शो करना है कि हम लेके चलेंगे fz1 इज इक्वल टू fz2 और इम्प्लाई कर देंगे कि z1 इज इक्वल टू z2, ये हमें शो करना है। अब हम लेके चले fz1 और fz2, हमने दो fz की वैल्यू ले ली कि नहीं, दो पॉइंट्स z2 पे। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि ये z1 और z2 f की जीरो हैं या नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, इसको किसी नंबर के इक्वल ले लिया कि fz1 इज इक्वल टू w एंड fz2 इज इक्वल टू, क्योंकि क्या करना है, fz1 इज इक्वल टू हमने क्या लेने हैं, इक्वल लेने हैं, fz1 इज इक्वल टू fz2 इज इक्वल टू w, क्योंकि z1 और z2 दो पॉइंट हमें चूज कर लिए, ये कन्फर्म नहीं है कि वो जीरो होंगे या नहीं होंगे, हमने अप्लाई करना है हुर्विट्ज थ्योरम। तो हुर्विट्ज थ्योरम किस पे अप्लाई होती है, जीरो ऑफ इस फंक्शन की जो हमें जीरो चाहिए होती है। तो हमने दो पॉइंट ले लिए, अब हमें वे दो पॉइंट क्या लेके चले, अब z1 इज इक्वल टू z2 के इक्वल लेके चलना है, बट जीरो, ये जो z1 और z2 जीरो हैं या fz की या नहीं है, ये हमें कन्फर्म नहीं है। तो हमने क्या ले लिया कि fz1 इज इक्वल टू fz2 मान लीजिए किसी w के इक्वल है, मीन्स कुछ वैल्यू है w, और दोनों की सेम हो गई क्योंकि हमने सेम तो लेके चलना है यूनिवेलेंट शो करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि z1 एंड z2 आर जीरोस ऑफ fz माइनस डब्ल्यू। अब fz एनालिटिक फंक्शन है तो fz माइनस डब्ल्यू भी एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, z1 एंड z2 दो जीरो आ गई किसकी, fz माइनस डब्ल्यू की। इफ फोर, अब क्या करूँगी मैं, ये दो केस लेके चलूँगी, पहले ले लूँगी z1 इज ए जीरो ऑफ fz माइनस डब्ल्यू। तो हुर्विट्ज थ्योरम क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस fk माइनस डब्ल्यू से जिसके जीरोस की सीक्वेंस, मान लीजिए इसके जीरोस की सीक्वेंस है जाई आई एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जीरोस की सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जाई आई, जो किस पे कन्वर्ज करेगी, z1 पे। ये बोलते हैं हुर्विट्ज थ्योरम। तो अब क्या हो गया, मेरे पास z1 जीरो होगी किसकी, fz माइनस डब्ल्यू की। देन बाय हुर्विट्ज थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस जाई आई विच कन्वर्जेस टू z1 with जाई आई इज ए जीरो ऑफ सीक्वेंस fk z माइनस डब्ल्यू। ठीक है,
अब सेकेंडली अगर जेड टू जीरो है जेड माइनस डब्ल्यू की, तो फिर से एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। मान लिया जीटा आई है, वो किस पे कन्वर्ट कर जाएगी, जेड टू पे, बाय हूरविट्ज़ थ्योरम। अब क्या हमारे पास जो एफ के जेड माइनस डब्ल्यू हमने फंक्शन लिया और इसके कोरिस्पोंडिंग सीक्वेंस ली जो जेड वन और जेड टू पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ के जाई आई माइनस डब्ल्यू इजिकल टू जीरो, क्योंकि जाई आई क्या है, जीरो है किसकी, एफ के जेड माइनस डब्ल्यू की। और सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा एफ के जीटा आई माइनस डब्ल्यू इजिकल टू जीरो। तो ये मेरे पास आया एफ के जाई आई इजिकल टू एफ के जीटा आई। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पे इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी क्या है, एफ के जीटा आई इजिकल टू एफ के जाई आई इजिकल टू जीटा आई के इक्वल है। और फंक्शन हमें क्या गिवन है, यूनिवैलेंट गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या आ गया हमारे पास, एफ के जाई आई माइनस डब्ल्यू इजिकल टू जीरो एंड एफ के जीटा आई माइनस डब्ल्यू इजिकल टू जीरो। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि ये जो जाई आई और जीटा आई है ये क्या है, जीरोज ऑफ एफ के जेड माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, एफ के जाई आई इजिकल टू एफ के टाई। तो अब हमें गिवन क्या है, सिंस एफ के इज यूनिवैलेंट, हर के की वैल्यू के लिए एफ के क्या है, यूनिवैलेंट है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख दूंगी, जाई आई इजिकल टू जीटा आई फॉर ऑल आई। तो लिमिटिंग सेंस भी इनकी क्या करेगी, क्या होगी, इक्वल होगी जीटा आई। और ये अगर सीक्वेंस पे अगर हम लिमिट लगा रहे हैं तो वो किस पे कन्वर्ज कर रही थी, जेड वन पे, और ये किस पे कन्वर्ज कर रही थी, जेड टू पे। इसका मतलब जैसे ही हमने क्या लिया, इफ एफ जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, हमने जो शो लेके चले थे हम एफ जेड वन इज इक्वल टू जेड टू के, हमने क्या दिखा दिया, जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, एफ जेड इज यूनिवैलेंट फंक्शन। तो एफ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवैलेंट फंक्शन। जैसे ये है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हूरविट्ज़ थ्योरम, हमने क्या लिया, हर एफ के की सीक्वेंस ली जो नॉर्मल कन्वर्ज करिए डोमेन डी में, एंड अज्यूम दैट ईच एफ के इज यूनिवैलेंट फंक्शन। यूनिवैलेंट फंक्शन है तो हर एफ के लिए एफ के जेड वन इज इक्वल टू जेड टू अगर हम लेंगे तो जेड वन इज इक्वल टू जेड टू आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये यूनिवैलेंट फंक्शन है हर एफ के ऑन ए डोमेन डी, एंड इफ एफ इज नॉन कॉन्स्टेंट देन एफ इज आल्सो यूनिवैलेंट। तो हमने क्या लिया कि दो जेड वन जेड टू दो पॉइंट्स ले लिए डोमेन के, जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मान लिया हमने वो किस पे इक्वल है, डब्ल्यू के, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हूरविट्ज़ थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं क्या लेनी है, जीरो लेनी है। फॉर जेड वन इज इक्वल टू डी, जेड वन जेड टू किस में बिलोंग करेंगे, डोमेन में। देयरफॉर जेड वन एंड जेड टू बोथ आर जीरोज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो अब ये जो जेड वन जेड टू किसकी जीरो बन जाएंगी, इस फंक्शन की, अगर हम ये फंक्शन अगर हम कंसिडर करें तो जेड वन जेड टू इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। अब एफ जेड एनालिटिक है और माइनस डब्ल्यू हमें कोई नंबर ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, एनालिटिक हो जाएगा। तो हूरविट्ज़ थ्योरम से क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस जाई आई विच कन्वर्जिंग टू जेड वन विद जाई आई इज ए जीरो ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन एफ के जेड माइनस डब्ल्यू। मीन्स इस तरह की सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेंगी जिसकी जीरो इस जेड वन पे कन्वर्ज करेंगी। एंड फॉर द सीक्वेंस जीटा आई कन्वर्ज टू डब्ल्यू विद जीटा इज ए जीरो ऑफ एफ के जेड माइनस डब्ल्यू। अब क्या है कि एफ के जाई आई और जीटा आई दोनों क्या है, जीरोज हैं किसके, एफ के जेड माइनस डब्ल्यू के। तो यहाँ से मैं ये दोनों लिख सकती हूँ। अब इनको इक्वल रख देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है कि हर एफ के क्या है, यूनिवैलेंट है। यूनिवैलेंट है तो जीटा इज इक्वल टू जाई आई इज इक्वल टू जीटा आई हर आई के लिए, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू दो, इसकी क्या है जेड वन और इसकी क्या है जेड टू। तो जैसे ही हम लेके चले जेड वन एफ जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, हमने शो कर दिया जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। तो इसका मतलब जो एफ जेड है वो क्या है, यूनिवैलेंट फंक्शन है। अब है हमारे पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड किसी फैमिली ऑफ फंक्शन को, ए फैमिली ऑफ फंक्शंस
किसी फैमिली ऑफ फंक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हम बोलेंगे। कब, इफ़ यूनिफॉर्मली बाउंडेड बोलेंगे किसी सेट पे, ऑन ए सेट ए, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m such that mod fz is less than equal to m for all f belongs to the family। किसी फैमिली को यूनिफॉर्मली बाउंडेड बोलेंगे किसी सेट पे अगर हमारे पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए कि ये रिलेशन होल्ड हो फॉर ईच एफ ऑफ द फैमिली। मीन्स हर फंक्शन के लिए हमें क्या मिले, एक सेम नंबर मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। अब यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, कोई फैमिली है, फैमिली ऑफ फंक्शंस, अगर वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड फैमिली एम्प्लाइज ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज बाउंडेड। ऑब्वियसली बात है ये तो, अगर फैमिली बाउंडेड है तो उसका हर मेंबर क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर एक भी मेंबर अनबाउंडेड हो तो फैमिली को हम बाउंडेड नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेडनेस अपने आप में क्या इंप्लाइज कर देगी, फैमिली का हर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा हमारे पास, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। बट अगर कोई फैमिली हमें गिवन है, मान लीजिए F1 F2 F3 F की इस तरह से कोई फैमिली है, और ये हमें गिवन है कि फैमिली का हर मेंबर क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ऑन ए डोमेन डी, किसी डोमेन डी पे या किसी सेट पे। तो क्या है, ये फैमिली ऑफ फंक्शन में हमें क्या गिवन है कि हर मेंबर जो है यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। तो हम यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि एफ भी यूनिफॉर्म बाउंडेड होगा, मीन्स पूरी फैमिली को हम यूनिफॉर्म बाउंडेड नहीं बोल सकते। इसका मतलब अगर सेपरेट बाउंडेडनेस फंक्शंस के गिवन है फैमिली में, तो वो फैमिली एफ को की बाउंडेडनेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अगर फैमिली एफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड गिवन है तो फैमिली का हर मेंबर क्या होगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फैमिली है मेरे पास एफ एन जेड इज इक्वल टू एन जेड, और जो डोमेन है वो है मोड जेड लेस देन आर। अब इस फैमिली में किस तरह के मेंबर हैं, जेड, 2z, 3z, 4z, 5z, इस तरह से। मीन्स जो F1 है F1z वो क्या है, z, F2z है वो क्या है, 2z। अब F1z की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1z इज इक्वल टू मोड z, एंड मोड z किस से लेस देन इक्वल टू है r से। अगर इस डोमेन के अंदर हम बात करें तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है f, ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। सिमिलरली अगर F2z की बात करें तो ये क्या हो गया, 2z, इसको लिख देंगे मोड ऑफ 2z, तो 2 इंटू मोड जेड लेस देन इक्वल टू 2r, इसके लिए बाउंडेड 2r हो गया, इसके लिए बाउंड r हो गया। नेक्स्ट हम चलते जाएंगे, 3r बाउंड आ जाएगा F3 के लिए, 4r बाउंड आ जाएगा किसके लिए, FR के। मीन्स हर f के लिए हमारे पास एक m एग्जिस्ट कर गया, तो हर जो मेंबर है वो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया। बट अगर फैमिली को, पूरी फैमिली अगर हम लें FNZ, तो ये हो जाएगा NZ। अब n मोड z इज लेस देन इक्वल टू n मोड r, बट ये डिपेंड किस पे करेगा, ये बाउंड किस पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पे। तो हर फंक्शन के लिए हमें क्या हो गया, एक सेम m नहीं मिला जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाए। तो इसका मतलब जो फैमिली है वो तो यूनिफॉर्म बाउंडेड नहीं है, बट फैमिली का हर मेंबर क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। इसके बाद आता है लोकली यूनिफॉर्मली बाउंडेड। लोकली यूनिफॉर्मली बाउंडेड, अब एक होती है बात जैसे ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें, एक होती है हमारी लोकल लेवल पे बात करें, तो वही सेंस यहाँ पे होगी। अगर सिर्फ हम ये बोले कि यूनिफॉर्म बाउंडेड तो हम पूरी डोमेन की बात करते हैं, अगर लोकली यूनिफॉर्मली बाउंडेड बोले तो हम किसी पॉइंट की नेबरहुड में बात करेंगे कि फंक्शन की फैमिली है, जो फैमिली ऑफ फंक्शन है वो पूरी डोमेन पे यूनिफॉर्म बाउंडेड हो या ना हो। बट अगर वो क्या है, किसी पॉइंट जेड के नेबरहुड में बाउंडेड है, तो हम उसको बोलेंगे कि फैमिली जो फंक्शंस की है वो लोकली यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ठीक है, लोकली यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब कि हम इंटरेस्टेड हैं ओनली इन अदर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, कुछ पोर्शन पे हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस चाहिए। मीन्स लोकल यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस से अगर हमारा काम चल जाएगा तो वो चाहे डोमेन पे हो या ना हो, तो लोकली यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस की डेफिनेशन होती है। उसके बाद होती है हमारे पास नॉर्मल फैमिली। नॉर्मल फैमिली
ए फैमिली ऑफ फंक्शन, मान लीजिए एक फैमिली बना लेंगे हम फंक्शंस की जो किसी डोमेन डी से सी पे डिफाइन है। एफ इज एनालिटिक। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन है जो डोमेन डी से सी पे डिफाइन है। तो हम क्या बोलेंगे, देन एफ इज कॉल्ड नॉर्मल फैमिली। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फैमिली बोलेंगे। कब बोलेंगे, अगर इस सीक्वेंस के, इस फैमिली के मेंबर्स के एक सीक्वेंस बनाऊँ मैं F1 F2 F3 इस तरह से, तो ये जो सीक्वेंस मैंने इस फैमिली से बनाई है, इस सीक्वेंस से फर्दर मैं एक क्या निकाल पाऊँ, एक सब सीक्वेंस। कि गिवन सीक्वेंस से एक सब सीक्वेंस हमने क्या करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, एक सब सीक्वेंस बनानी है जो कि क्या हो, विच कन्वर्जेस नॉर्मली ऑन डोमेन। अब जो सीक्वेंस हम गिवन फैमिली के मेंबर से जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं वो कन्वर्ज हो या ना हो, बट उस सीक्वेंस से हमारे पास एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। हर सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक सब सीक्वेंस आनी चाहिए जो क्या हो, नॉर्मली कन्वर्ज करती हो किस पे, डोमेन डी पे। तो इस तरह की फैमिली ऑफ फंक्शन जो इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो उस फैमिली को हम बोलते हैं नॉर्मल फैमिली। इसके बाद है इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली। इक्वी कॉन्टिन्यूअस, या पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्टिन्यूअस फैमिली कोई फैमिली ऑफ फंक्शंस है हमारे पास। तो इस फैमिली ऑफ फंक्शंस का एफ कोई मेंबर ले, एफ बिलोंग्स टू दिस फैमिली इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस at z naught belongs to the domain D if for given epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that if z minus z naught is less than del and z belongs to the domain D implies fz minus fz naught less than epsilon। और जो ये डेल होगा ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा, डेल इज ए फंक्शन ऑफ एफ एप्सिलॉन एंड जेड नॉट। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो डेल है आपका, अब फैमिली ऑफ फंक्शंस हम ले रहे हैं तो डेल जो आपका वो एफ के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे ही एफ हम चेंज करेंगे तो डेल की वैल्यू चेंज होगी। एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन और पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूस की जो डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ते हैं वो उस पर ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैमिली ऑफ फंक्शंस की। तो यहाँ पे जो डेल होगा ना वो एफ पे भी डिपेंड करेगा कॉन्टिन्यूस के केस में। एंड इक्वी कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होगा, इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली, एफ कोई फैमिली ऑफ फंक्शन है किसी डोमेन डी पे डिफाइन है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली। अगर ये जो डेल था ना हमारा, जो कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में जो डेल है, अगर ये डेल हमारा इंडिपेंडेंट हो जाए एफ से, मीन्स डेल जो है वो हर एफ के लिए, मीन्स एफ जो है, जो डेल हम चूज करें वो एफ पे डिपेंड ना करें कि आप फैमिली का कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, उस पे डेल की वैल्यू डिपेंड ना करें। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो फैमिली है वो क्या है, इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली। तो इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली क्या होती है, फैमिली एफ ऑफ फंक्शन ओन ए डोमेन ओमेगा इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस एट जेड नोट बिलोंग्स टू ओमेगा इफ for given epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that if z belongs to the domain and z minus z naught less than del then fz minus fz naught less than epsilon for all f belongs to f। मीन्स ये जो del है ना ये आपका सिर्फ फंक्शन होगा किसका, एप्सिलॉन का और z नोट का। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो फैमिली गिवन फैमिली है वो इक्वी कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट z नोट। और अगर del हमारा फंक्शंस पे भी डिपेंड करे तो उस केस में हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फैमिली, ठीक है। तो कोई भी फैमिली ऑफ फंक्शन लेंगे हम तो डेल की चॉइस हमारे पास क्या आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की सेम रहेगी बट क्या होगा, जो चॉइस ऑफ डेल है वो फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो उस केस में उस फैमिली को हम क्या बोलेंगे, इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली। तो इससे इसके बाद फिर अब आज यहाँ तक ही करेंगे, उसके बाद करेंगे मोंटल थ्योरम।
हुर्विट्ज़ थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन और जो बेसिक डेफिनेशन थी वो सब कवर हो गई हैं। इसके बाद हम करेंगे मॉन्टल थ्योरम।